नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं प्योर पब्लिक। देश में भ्रष्टाचार और अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी भ्रष्टाचार और अपराध पर लगाम लगाने के लिए नेशनल एडवाइजरी ग्रुप का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि देश में धीरे धीरे भ्रष्टाचार और अपराध पर लगाम लगाई जा सके। इस पूरी चर्चा को लेकर हमारे साथ बने हैं कैप्टन R.K. अग्रवाल, जो बात करेंगे कि आखिर नेशनल एडवाइजरी ग्रुप किस तरीके से देश की राजनीति में सुधार लाएगा। सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू दीपक। कैप्टन साहब, क्या लगता है क्यों ये नेशनल पॉलिटिकल एडवाइजरी ग्रुप, क्या जरूरत आ पड़ी? दीपक, हमारे देश में क्राइम और करप्शन कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। हमारे नेता, हमारे लीडर्स बहुत वादे करते हैं, बहुत काम करते हैं और अच्छे काम भी करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वो अच्छे काम नहीं करते, बहुत अच्छे काम करते हैं और उन्हीं की बदौलत ये देश यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन अभी बहुत सारी ज़रूरतें काम करने की बाकी हैं। पिछले 2 सालों में हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजरा, जिसको हम कोरोना महामारी कहते हैं। उस महामारी में हमारे देश की जनता बहुत बुरी तरह से सफ़र करती रही और उसको इलाज के लिए भटकना पड़ा, खाने के लिए भटकना पड़ा। आज हम आराम की पोजीशन में हैं, लेकिन आज से जब ये शुरू हुआ था तब भुखमरी काफ़ी फैल गई थी, देश की तरक्की रुक गई थी। पिछले साल 2 महीने के लिए ऐसा लग रहा था कि हर आदमी बीमार होता जा रहा है और उसको इलाज नहीं मिल पा रहा। बहुत सारे डॉक्टर्स भी मरे, नर्सेज भी मरी, सोशल वर्कर भी मरे, नेता भी मरे, पब्लिक भी बहुत सारी मरी। किसी ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मर रहा है, किसी ने कहा किसी वजह से मर रहा है, दवाइयों की कमी हो गई। तो ये सारे सिस्टम को देख के हमारे मन में ये भावना उठी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कमी है हमारे देश में। हमारा देश पूरी तरह से सक्षम है, हर रिसोर्स हमारे देश में है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैन पावर की कोई कमी नहीं है, नेचुरल प्राकृतिक रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बिल की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। हमें यही लगता है कि अगर हम ईमानदारी से काम करें तो हमारा देश इस तरह की त्रासदी को कभी दोबारा नहीं झेलना पड़ेगा और देश को हम बॉर्डर को भी और इंटरनल सिक्योरिटी को भी हम सेव कर सकेंगे। आज हमारे देश को चाइना और पाकिस्तान से दोनों तरफ से खतरा है। चाइना भी हमारा एरिया बहुत सारा लेके बैठा है, पाकिस्तान भी लेके बैठा है, लेकिन हम उनसे नहीं लड़ सकते क्योंकि हम अभी नहीं लड़ना चाहते। सक्षम होने के बावजूद भी नहीं लड़ना चाहते क्योंकि लड़ाई में नुकसान ही नुकसान होता है। हमारे नेता अगर ईमानदार हों और कर्मठ हों तो हम समझते हैं कि ये काम आराम से पूरा हो सकता है। इसी चीज़ को पूरा करने के लिए हमने एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया है, नेशनल पॉलिटिकल एडवाइजरी ग्रुप। इसमें हमारा एम यही है कि जो ईमानदार नेता हैं, जिनमें काबिलियत है इलेक्शन लड़ने की और देश की सेवा करने की, हम उनको ढूंढें, आइडेंटिफाई करें, उनको सपोर्ट दें। हम चाहते हैं कि जनता भी उन्हीं को वोट दे, जिससे कि वो पार्लियामेंट में जाएं, सदन में जाएं और ईमानदारी से काम करें। ऐसे सिस्टम का निर्माण करें जिसमें करप्शन पॉसिबल ही ना हो, कोई भी क्रिमिनल पैसे दे के ना छूटे, कोई भी क्राइम ना हो। तो हम इसी एम को लेके आगे चल रहे हैं। अच्छा, अगर बात की जाए पार्टियों की, किसी पर्टिकुलर पार्टी के कैंडिडेट्स को ही आप इस तरीके की सपोर्ट या एडवाइजरी ग्रुप का सपोर्ट जो है मिलेगा, या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि हो सकता है? दीपक, पार्टियों को हम बेस नहीं कर रहे, फोकस नहीं कर रहे, हम सिर्फ कैंडिडेट बेस चलना चाहते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली कैंडिडेट ही है जो सदन में जाता है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो असेंबली हो, राज्य असेंबली हो। तो सदन में अगर सदस्य ऑनेस्ट चला गया तो काम अपने आप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिल, हर एक बिल पे सदन में वोट सदस्य ने करना है, पार्टी ने नहीं करना। पार्टियां सिर्फ उन सदस्यों को एकजुट करने के लिए बनी हैं और उनको एक नेतृत्व देने के लिए बनी है, लेकिन नेतृत्व अल्टीमेटली लीडर ही करता है। क्या प्रोसेस होगा इस पूरे, जो है आपने जो नेशनल एडवाइजरी ग्रुप का निर्माण किया है,
क्या प्रोसेस होगा अगर कोई जुड़ना चाहता है, कोई नेता, उसके बाद किस तरीके से उस पे काम किया जाएगा, किन मापदंडों को उसके आगे रखा जाएगा? दीपक, हमने इसके अंदर 4 ही पैरामीटर तैयार किए हैं: ऑनेस्टी, एजुकेशन, डेडिकेशन एंड सेल्फलेसनेस। कोई भी जो नेता है वो सबसे बड़ा सोशल वर्कर होता है। अगर वो ऑनेस्ट है तो बिल्कुल ऑनेस्टली काम करेगा, तो वो सेवा सही देगा। अगर वो एजुकेटेड है तो वो सिस्टम को समझेगा, लॉ को समझेगा और ढंग से सिस्टम को तैयार करवाने में मदद करेगा। डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगन और डेडिकेशन से ही काम किया हुआ रिजल्ट देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को, हर एक लीडर को मैस को छोड़ के हम में आना पड़ेगा, देश पे आना पड़ेगा, लोगों पे आना पड़ेगा, क्योंकि वो देश का प्रतिनिधि कर रहा है, देश का प्रतिनिधि बन रहा है, देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो जब तक ये 4 जो हम गुण कह सकते हैं उस नेता में नहीं होंगे, वो नेता सफल नहीं हो सकता, सफलता से काम नहीं कर सकता। हमारी एक सिलेक्शन टीम हम तैयार कर रहे हैं, जो सिलेक्शन टीम हर एक नेता को सिलेक्ट करने से पहले उसको देखेगी, परखेगी। अगर उस परख में, सिलेक्शन में वो पूरा होता है, तब उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन के बाद फिर हमारी जो टीम है, एडवाइजरी टीम है, उसको सपोर्ट देगी कि कैसे इलेक्शन लड़ना है, कैसे इलेक्शन की तैयारी करनी है और कैसे जीतना है और कैसे सदन में काम करना है। सिर्फ इतना ही हमारा एम है। आपने इतना प्रोसेस बताया, इसके आगे का जो प्रोसेस है आप उसको तैयार कर देंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ उन्हें टिकट देगी, उसके बीच में क्या तालमेल बैठेगा? टिकट जो है नेता को खुद लेके आना पड़ेगा, कैंडिडेट को खुद लेके आना पड़ेगा। टिकट लेने में हम उसकी कोई मदद नहीं करेंगे, लेकिन एक बार टिकट लेके आ गया, हमारी टीम ने ये देख लिया कि ये ऑनेस्ट है, तो हम उसको पूरी सपोर्ट देंगे, पैसे से नहीं, सिर्फ उसको हम गाइडेंस के तौर पे। पैसा वो मिनिमम लगाए हम चाहेंगे, जिससे कि बर्बादी ना हो। एक चीज़ लास्ट, टारगेट आपके क्या होंगे इस एडवाइजरी ग्रुप को लेकर? क्या कुछ टास्क आपने डिसाइड किए हैं कि इतने टाइम में हम ये टास्क अचीव करना चाहेंगे और इसके लिए हम काम करें? अभी हम कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव सर पे खड़े हैं, तो हम एमसीडी के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। फिर उनको हम सेलेक्ट करेंगे और सपोर्ट देंगे। मेन एम हमारा, अगला जो एम होगा वो लोकसभा होगा 2024। 2024 के लिए हम चाहेंगे कि 543 कैंडिडेट हम आइडेंटिफाई कर सकें, जो देश के लिए समर्पित होकर काम करें ऑनेस्टली। अगर वो करते हैं तो हम चाहेंगे देश अच्छी तरह से चले। और कुछ हम चाहेंगे बदलाव भी हों हमारे सिस्टम में। जैसे अभी हमारे देश में कोई भी सदन, कोई भी चीफ मिनिस्टर या कोई भी पीएम बहुत ज़्यादा सिक्योर महसूस नहीं करता। उसको लगता है कि मेरा जो मेजॉरिटी है वो गिर सकती है, या कोई इसको तोड़ सकता है, खरीद सकता है। तो हमने 2-3 पॉइंट हमने अपने देश में देखे हैं कि अगर हमारे ये हो जाए तो हमारा सिस्टम ज़्यादा अच्छी तरह चल सकता है। पहला है कि अगर हम पीएम और सीएम का चुनाव डायरेक्ट कर दें, जनता डायरेक्ट अपने सीएम को चुने, डायरेक्ट पीएम को चुने। जनता चुनेगी तो 5 साल तक उसकी जो पोजीशन है वो सिक्योर रहेगी, और अपनी सिक्योर पोजीशन से वो निर्भय होकर, निर्भीक होकर काम कर सकेगा। उसको किसी तरह का प्रेशर नहीं सहना पड़ेगा, किसी तरह का डर नहीं होगा, वो देश के लिए काम करेगा। हाँ, कभी सदन को ऐसा लगता है कि जो हमारा पीएम या सीएम है वो अपनी राह से भटक रहा है, तो सदन के पास ये पावर होगी कि वो उसको हटा सके। ये सारा प्रोसीजर कैसे बनेगा, क्या करेगा, ये एक कमेटी बननी चाहिए, और कमेटी इसके ऊपर डिसीजन ले कि ये पूरा प्रोसीजर कैसे बन सकता है। लेकिन हमारा मानना है कि अगर पीएम और सीएम डायरेक्ट चुने जाएं जनता के द्वारा, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी बच सकती हैं। जैसे बार बार जो चुनाव होते हैं सदन के, वो बच जाएंगे। कैंडिडेट डायरेक्ट चुन के आएंगे, वो भी 5 साल के लिए रहेंगे। इसके साथ साथ हमारे लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी कमी नज़र आती है हमें, कि हम विप सिस्टम लेके चल रहे हैं। विप सिस्टम में क्या है कि कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि अपनी सोच समझ से, अपनी अंतरात्मा से वोट नहीं डालता।
जब व्हिप लग गया तो उसको वोट डालना ही डालना है। पार्टी का एक फरमान जारी हो जाता है कि आपको इस बिल के फेवर में वोट डालना है। अगर आपने इस बिल के फेवर में वोट नहीं डाला तो आपकी सदस्यता खारिज हो सकती है। वहाँ पर वो फिर अपने मन से वोट नहीं डालता। और दूसरा, कोई भी सदन में वोट जो है वो सीक्रेट नहीं है। कभी तो वॉइस वोट से होता है, कभी हाथ उठा के होता है, तो ये ठीक नहीं है तरीका। लोकतंत्र की डिमांड है कि सीक्रेट बैलेट पेपर हो सदन के अंदर भी। हर एक प्रतिनिधि को अनिवार्य करना चाहिए कि वोट डालना ही डालना है बिल पे, ताकि वो बिल को समझ सके। जब तक अनिवार्य नहीं करेंगे वो बिल को नहीं समझ सकेगा। और सीक्रेट होगा तो किसी को ये नहीं पता लगेगा कि उसने किस प्रतिनिधि ने फेवर में डाला और किसने अगेंस्ट में डाला।